कांग्रेस ने आगामी उपचुनाव के लिए अपनी रणनीति को मजबूत किया है। अमरवाड़ा में मामूली हार के बाद कांग्रेस ने विजयपुर, बुधनी और बिना विधानसभा सीटों पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने का फैसला किया है। कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन किया ताकि भाजपा को कड़ी टक्कर दी जा सके। विजयपुर की बात करें तो रामनिवास रावत के इस्तीफे के बाद कांग्रेस आदिवासी उम्मीदवार पर दांव लगाने की सोच रही है। विजयपुर में आदिवासी वोटर्स निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं और कांग्रेस इसे भुनाने का प्रयास कर रही है। कल जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग थी, उस पर विस्तार से 3 घंटे तक हमारे संगठन का स्वरूप क्या होगा और किस तरीके से समाज के हर वर्ग को इसमें जोड़ा जाए, इसको लेकर लंबी चर्चा है। इतने महत्वपूर्ण बड़े बड़े नेता बैठ के दिल्ली के पूरे एक सोच के साथ हमने बात की है। सबके भावनाओं के अनुरूप और कांग्रेस पार्टी की नीड के अनुरूप जल्दी से आप सबको खुशखबरी मिलने वाली है। रामनिवास रावत बीजेपी से उम्मीदवार होंगे, जो पहले कांग्रेस में थे। रामनिवास रावत के मंत्री बनने के बाद विजयपुर में 2 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा और बीजेपी को फायदा हो सकता है। देखिए, विजयपुर और बुधनी को लेकर हमारी पर्याप्त तैयारी, सबसे पहले प्रभारी भी हमने घोषित किए। हमारी उम्मीदवारी को लेकर भी जो चर्चा है वो हो चुकी है और समय पर हम जैसे भी प्रक्रिया प्रारंभ होगी निर्वाचन की, हमारे उम्मीदवार भी सामने होंगे। हम तो लगातार काम कर रहे हैं। तो जीतू पटवारी तो ठीकरा फोड़ने में लगे हैं और कहीं न कहीं नेतृत्व को भी पता है कि जीतू पटवारी को हाशिए पर डालने में नेतृत्व भी लगा है, क्योंकि उनके नेतृत्व में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला मध्य प्रदेश में। बुधनी की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस यहाँ भी मजबूत उम्मीदवार की तलाश में है। बुधनी में कांग्रेस का फोकस यूथ लेवल कमेटियों और बीएलए की बैठक करने पर है, जिससे चुनाव प्रचार को मजबूती मिलेगी। देखिए, इतनी शिवराज सिंह इतने वर्षों तक वहाँ से जनप्रतिनिधि रहे हैं। असली बात तो ये है कि वहाँ स्वयं जाके आप मैदानी सर्वे करें। उन्होंने कोई खास काम वहाँ नहीं कराया। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जिस तरह के भौतिक लक्ष्य, विकास, औद्योगिक संगठन आदि आदि अनेक चीजें जो विकसित होती हैं, उनके क्षेत्र में नहीं है। कहने को है कि वो मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहा है। बीजेपी ने प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा को प्रभारी बनाया है और सह प्रभारी पूर्व मंत्री रामपाल सिंह को। बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के प्रभाव को भुनाने का प्रयास किया जाएगा। जहां पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या शिवराज सिंह के बेटे को पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, ये भी जिज्ञासा बनी हुई है। देखिए, कांग्रेस कितने सालों से बुधनी चुनाव लड़ रही, कभी जीती है? कांग्रेस की स्थिति तो देख लें आप। कांग्रेस अभी भी इस चुनाव में भी देख लेंगे, यदि हमने विकास के काम किए होंगे तभी तो जनता की मोहर लगेगी और तभी हम जीत रहे इतने वर्षों से और अभी भी जीतेंगे आगे भी। बीना में मौजूदा कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस नए चेहरे की तलाश में जुटी हुई है। बीना में कांग्रेस सपा के समर्थन से बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। बीना में मौजूदा कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा बीना में भी चुनावी रणनीति को मजबूत कर रही है। आगामी उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपनी रणनीति और तैयारियों को मजबूत किया है। कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन कर चुनावों में नया समीकरण बनाया है, जबकि बीजेपी ने प्रभावशाली उम्मीदवारों और विकास परियोजनाओं पर जोर दिया है। आने वाले उपचुनावों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि किसकी रणनीति सफल होती है और कौन जीत का हाथ पहनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस आज के राजनीतिक विषय पर केंद्रित नजर इसलिए आ रही है क्योंकि कांग्रेस और भाजपा ने अब उपचुनाव को एक चैलेंज के रूप में लिया है और अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो देखने को आ रही है वो ये है कि दोनों ही पार्टी अपने कैडर को मजबूत करना चाहते हैं, अपने कैडर के भरोसे इस जीत को हासिल करना चाहते हैं और इसीलिए
एक्सरसाइज जो दिखाई दे रही है वो कैडर को मजबूत करने की दिखाई दे रही है। तो विजयपुर, बुधनी और बीना में जो उपचुनाव हैं उसकी क्या रणनीति हो सकती है, किस तरीके के पत्ते फेंके जाएंगे, किसका नहला होगा, कौन उस पर दहला मारेगा, इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सचिन वर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर राम पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे शशिकांत त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने बताया कि ये विषय आज का राजनीतिक उहापोह के बीच उस चैलेंज को पार करने के ऊपर केंद्रित है जो कि उपचुनाव के रूप में दोनों पार्टियों के सामने है। ऐसे में क्या कुछ पार्टियां कर सकती हैं, एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। कांग्रेस के पास पहले चलते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव उनके अनुकूल नहीं आया। ऐसे में हार के बाद नए मनोबल के साथ किस तरीके के मुकाबला करेगी कांग्रेस, उसकी क्या सोच है। चलते हैं पांडे जी के पास। पांडे जी, कांग्रेस ने क्या सोचा है इन उपचुनाव में, किस तरीके से जीत हासिल करेंगे, कैसे कैडर को मजबूत करने का आप लोग प्लान कर रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष प्रभात झा जी नहीं रहे जी, तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उन्होंने सिंधिया जी के ऊपर बड़े आरोप लगाए थे कि सिंधिया जी के ने सरकारी जमीनें हत्या ली हैं और 6,000 करोड़ का घोटाला किया है। सिंधिया जी बीजेपी में जाते हैं और राज्यसभा सांसद प्रभात झा जी को बनना था, लेकिन बीजेपी सिंधिया जी को बना देती है। और उसके बाद प्रभात झा जी का पार्टी में डिमोशन होना शुरू हो जाता है, कोई उनको पूछता नहीं है और उसके बाद वो बीमार रहने लगे और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में लाकर अपने नेताओं की राजनीतिक हत्या कर रही है। विजयपुर में रामनिवास रावत जैसे ही बीजेपी में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मुकेश मल्होत्रा एक दिन बाद ही कांग्रेस में आ जाते हैं। वहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे सीताराम आदिवासी, वहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे बाबूलाल मेवाड़ा, दोनों रामनिवास रावत जी का विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस से भी वो दोनों टिकट चाह रहे हैं। रामनिवास रावत जी को मंत्री पद दिया गया तो नागर सिंह चौहान के विभाग को छीना गया। उन्होंने कहा मैं और मेरी पत्नी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का इसमें अनुशासन भी झलकता है। मोहन यादव जी के पास 10 मंत्रालय थे, लेकिन उन्होंने अपना कोई मंत्रालय नहीं दिया। एक आदिवासी मंत्री थे नागर सिंह चौहान, उनका मंत्रालय, 2 मंत्रालय उनसे छीनकर और कांग्रेस से कुछ दिन पहले गए रामनिवास रावत जी को दे दिया गया। विजयपुर विधानसभा जो सीट है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, 70,000 से ज्यादा वहां आदिवासी हैं। तो जैसा कि आदिवासियों का भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपमान करती है और आदिवासी मंत्री का विभाग छीनने के अलावा इनको और कोई दूसरा मंत्री या दूसरा मुख्यमंत्री ने अपने से कुछ नहीं दिया। और नागर सिंह चौहान नहीं, गोपाल भार्गव जी ने कहा मैं तो 9 बार का विधायक हूं। रामनिवास रावत तो कल कांग्रेस से बीजेपी में आए, उनको क्यों बना दिया गया? अजय विश्नोई वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन नाम की तो कोई चीज नहीं है। और रामनिवास रावत जब बीजेपी में गए थे, हमने उसी दिन कहा था कि ये डील हुई है, इनको मंत्री पद का लालच दिया गया है, लेकिन बीजेपी ने स्पष्ट मना किया कि नहीं, कोई ऐसी डील नहीं हुई है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। और रामनिवास रावत जी को मंत्री बनाया और जब वो मंत्री बने उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, विधायक पद से इस्तीफा दिया है। तो ये संविधान का अपमान। अभी आपके चैनल पर मैं सुन रहा हूं कि बुधनी, विजयपुर और बीना में चुनाव होंगे। आप भी मानते हैं कि बीना में होना चाहिए, लेकिन बीना विधायक ने भी इस्तीफा नहीं दिया है और ना ही विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे लिया गया है। तो ये संविधान का अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
और ये जो चुनाव उपचुनाव जो बनाए गए थे, इसलिए बनाए गए थे कि यदि किसी विधायक सांसद की मृत्यु हो जाती है तो उस जगह पर चुनाव होना चाहिए, उस जगह पर उपचुनाव होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खरीद फरोख्त की राजनीति, लालच की राजनीति, विधायकों को खरीदने की राजनीति ने अब ये हर महीने हर जगह चुनाव होते रहते हैं। पांडे जी अब मोहन यादव जी नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, अब उनको काम करना चाहिए। घोषणाएं बड़ी कर रही हैं, लेकिन कहां पड़े रहते हैं वो? छिंदवाड़ा में। अब कहां पड़े रहेंगे? बुधनी में। कहां मंत्रिमंडल रहेगा पूरा? विजयपुर में। चलिए पांडे जी, हम कांग्रेस की रणनीति को समझना चाह रहे थे कि वो कैडर के लिए क्या कर रही है, लेकिन वो बीजेपी की खामियों और कमजोरियों पर निर्भर ज्यादा नजर आई है। अगले चरण में आपसे इस बारे में भी बात करेंगे। पहले चलते हैं वर्मा जी के पास। सचिन के वर्मा जी, देखिए कांग्रेस ने तो पूरा एक लंबा चौड़ा आप लोगों के लिए प्लान बना के रखा है कि किस तरीके से आपके कार्यकर्ताओं को जब ये बात पता चलेगी, ये पता चलेगी ये गड़बड़ी है, ये उनके साथ विश्वासघात हुआ है, तो नुकसान बीजेपी को होगा। कांग्रेस को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके जो माइनस पॉइंट है उसका लाभ लेने के जुगत में है इस बार। आप लोग क्या करेंगे? सचिन जी। देखिए मोहन जी, ऐसे कई प्रयास कांग्रेस लगातार वर्षों से करती आ रही है और कांग्रेस के साथ में परेशानी यही है कि ये एक जो जिस मुगालते में ये हमेशा रहते हैं कि ये जो करेंगे बस वही जो है वही कटु सत्य है और वही जो हम जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसी तरह से हम करेंगे तो उसी से हमको सफलता प्राप्त होगी। अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो काम है वो पूरा एक जनता में व्याप्त हो चुका है कि जब भाजपा की सरकार होती है तो जिस तरह से जन कल्याण के जिस तरह से कार्य किए जाते हैं उसका कोई जवाब कांग्रेस के पास में नहीं है। आज कांग्रेस ये बताने की स्थिति में नहीं है कि कांग्रेस जब सरकार में थी तो कांग्रेस ने किस तरह से जो है इन क्षेत्रों का विकास किया, या कांग्रेस के वहां विधायक थे तो उन्होंने विधायक रहते हुए कौन से विकास कार्य किए। तो कांग्रेस जो है कहीं भी अपने आप को कहीं स्थापित करने की स्थिति में नहीं है, कांग्रेस ये बताने की स्थिति में नहीं है कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर उनके नेताओं ने क्या काम किए, वहां पर कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस क्षेत्र में क्या काम किया, क्या विकास के कार्य किए, क्या उन्नति की, किस तरह से वहां पर जन कल्याण के किस तरह से कार्य किए। तो कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति की तरफ जा रही है और जो जिस तरह से ये एक कैडर बेस्ड पार्टी होने का जो दावा शुरू कर रहे हैं करना, वो ये कैडर बेस्ड पार्टी का काम नहीं होता है। कैडर बेस्ड पार्टी जो होती है वो अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के पर और जनता के सहयोग पर काम करती है कि जनता में उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर विकास कार्यों के लिए आगे आते हैं और जनता के कल्याण के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो ये कहीं भी कांग्रेस इस परिपाटी में कभी भी नहीं चल पाएगी और कांग्रेस जो है इसका हर्ष वही होगा इन सीटों पर भी। अगर आप जब हम बात करेंगे रिजल्ट आने के बाद में तो यही होगा कि कांग्रेस में नहीं वर्मा जी, लेकिन हम जो विषय रख रहे हैं कि कैडर से जो एक जीत का मंत्र निकलता है, कैडर अगर मजबूत होगा तो उस पर क्या बीजेपी ध्यान दे रही है? क्या उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी स्थितियां बनी इसलिए वहां नुकसान हुआ जबकि वो मजबूत प्रदेश था, तो उन खामियों को ठीक कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग कैडर पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? मोहन जी, मध्य प्रदेश में पार्टी चुस्त दुरुस्त है और यूपी में जो सिर्फ 2 नैरेटिव खड़े किए थे कांग्रेस ने, वो संविधान बदलने वाला एक नैरेटिव था और दूसरा नैरेटिव जो था आरक्षण हटाने का नैरेटिव था। तो इसका कुछ जो है असर वहां पर देखा गया क्योंकि यूपी की जो राजनीति है वो अलग तरह की राजनीति होती है। तो ये 2 नैरेटिव जो है उसके कारण हमें नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश में पार्टी संगठन पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है और हम जो है कांग्रेस को फिर से उन हाशिए पर फिर से लेके आएंगे। ठीक है, तो बीजेपी तैयार है हर सवाल का जवाब देने के लिए भी और हर चुनाव के लिए भी। चलते हैं शशिकांत द्विवेदी जी के पास। द्विवेदी जी, परिस्थितियां बता रही हैं कि किस तरीके से चुनाव होगा, किन मुद्दों पर चुनाव होगा, क्या क्या बातें कही जाएंगी। आज हमारे पैनल के डिस्कशन में भी वो सब चीजें आ गई। कैसे देखते हैं परिदृश्य राजनीतिक रूप से आप दोनों पक्षों के की तुलना में?
तो देखिए, बीना, बीजेपुर और जो बुधनी सीट है, जी। ये तीनों सीट में आप देखेंगे तो बीजेपी का डोमिनेंस बहुत लंबे समय से। रामनिवास रावत जी एक बार चुनाव हारे हैं, वो भी 2800 कुछ वोटों से, 890 वोटों से। मार्जिन बहुत कम है, उसको आप जीत में मान सकते हैं। तो उनका अपना व्यक्तिगत वर्चस्व है, लेकिन वो लोकसभा चुनाव हार गए थे नरेंद्र सिंह तोमर से। तो उनका अपना जो निजी वोटर होता है, मतलब आई मीन जो लोकल वोटर होता है, वो इन उपचुनाव को बहुत, जब वो मेन चुनाव को इतना सीरियसली मध्य प्रदेश में नहीं लिया कि तो बीजेपी जीत ही जाएगी, और इसलिए 163 सीट जीती वो। जबकि माहौल पूरे देश में बीजेपी के अगर बहुत खिलाफ में नहीं था तो बहुत पक्ष में भी नहीं था। बिल्कुल। और महंगाई, जब तमाम मुद्दे थे वो सबको मालूम है। मगर इसके बाद भी मध्य प्रदेश में पूरे देश से उलट रिजल्ट आए हैं। 163 सीट जो है वो मतलब प्रचंड बहुमत की, हम इन्हीं को समर्थन देंगे, हम महंगाई को ही समर्थन देंगे, हम बढ़े हुए पेट्रोल को ही समर्थन देंगे। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसके पास बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट हैं। बुधनी में अगर जैसी सब अखबारों में छप रहा है, वो शिवराज सिंह चौहान के बेटे खड़े हो सकते हैं, वो जीत जाएंगे। मतलब मैं ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, मगर जनता का जो मन है वो ये है कि हमको क्या करना है, जाकर के वोट क्यों देना है, दे दिया हो गया, कोई दे आएगा हमारी तरफ से, हमें करना क्या है। तो इसलिए 29 में से 29 सीट आई हैं। कांग्रेस को इन सब चीजों पर एनालिसिस करने की ना फुर्सत है ना वक्त है, होगा भी तो कौन करे। तो माहौल ऐसा है, जब आप बहुत बुरी तरह फेल होते हैं, आप परीक्षा में बहुत अच्छा करके आते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और उसके बाद आपको 0 नंबर मिलता है, और एक बार नहीं 4-4, 5-5, 6-6 बार आपको 0 नंबर मिलता है, तो फिर होता ही है कि आपके अंदर थकान आ जाती है कि आपको मत पढ़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं पढ़ाई। जैसे गाँव में बच्चे होते हैं ना, साहब मैंने 12वीं के बाद छोड़ दिया क्योंकि हर बार गुरुजी फेल कर देते थे या हो जाते थे, जो भी है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की स्थिति वो लगातार फेल होने वाले बच्चे जैसी हो गई है। वो कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, अब कोई भगवान का चमत्कार, हनुमान चालीसा का पाठ वाठ करें, कुछ करें, तो शायद हो सकता है वो जीत जाए। बाकी जो स्थिति है, बीना में जो कैंडिडेट है वो इधर आ गया है। जैसा भी उन्होंने बताया कि अभी उन्होंने ऑफिशियल रेजिग्नेशन दिया नहीं है, एक्सेप्ट हुआ नहीं है। और पार्टी परंपराएं जो हो रही हैं सैद्धांतिक रूप से तो गलत हो रही, बात सही है, लेकिन करे क्या, करने के लिए कांग्रेस कर क्या रही, कभी कोर्ट जाती नहीं है। इसका जनता पे क्या असर होता है, ऐसी चीजें करने का क्या माइनस पॉइंट भी होता है, क्या नुकसान होता है क्या दलों को? हो रहा है ना, दिख रहा है ना सर, लगातार हो रहा है ना, कंटिन्यूस हार रहे हैं आप चुनाव, दिख रहा है। बीजेपी को क्या फायदा होगा कि नुकसान भी हो सकता है? कार्यकर्ता उसका क्या सोचता होगा इसको लेके? बीजेपी को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। और बाई इलेक्शन पे वैसे भी पब्लिक बहुत ज्यादा ध्यान देती नहीं है, ठीक है, हो जाता है, एक रिचुअल टाइप होता है, वो कर देते हैं। ठीक है पांडे जी, ये फिर ऐसी चीजें आप लोगों के लिए चुनौती है। आप भले गिनाते रहिए हजार खामियां, पर जनता तो पसंद बीजेपी को कर रही है। आप लोग अपने स्तर पे अपने आप को मजबूत करने पर क्यों नहीं जोर देते पांडे जी? जी, जनता ने बता दिया अयोध्या में, और शशिकांत त्रिवेदी जी को अयोध्या के बारे में जानकारी नहीं है। हो सकता है उन्हें तो ये भी ना पता हो कि अयोध्या नहीं, जानकारी है मुझे। मध्य प्रदेश की बात करिए, मध्य प्रदेश के चुनाव का डिबेट हो रहा है सर। अयोध्या पे डिबेट होगा तो अयोध्या पे मैं दूंगा आपको डेटा। आप मध्य प्रदेश के डिबेट पे बात करिए। शशिकांत त्रिवेदी जी को ये नहीं पता कि विजयपुर मध्य प्रदेश में वहां से कांग्रेस जीती थी। शशिकांत त्रिवेदी को ये नहीं पता कि बीना मध्य प्रदेश में वहां से कांग्रेस जीती थी। शशिकांत त्रिवेदी जी को ये नहीं पता कि कमलेश शाह जो जीते थे वो कांग्रेस से जीते थे। यदि ये भी बता दीजिए 29 में से 29 सीटें कैसे आई हैं, वो भी तो बताइए ना। 29 में से 29 सीटें आई हैं, 163 सीटें आई हैं। माहौल बिल्कुल नहीं था, सबको पता था कि नहीं माहौल बीजेपी को तो ये भी नहीं पता। पांडे जी, हम एक दूसरे की आलोचना करने के बजाय अपना तर्क रखें। वो कुछ बातें आई हैं, कांग्रेस की आलोचना हुई है, तो कांग्रेस अपना पक्ष रखे मजबूती से। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनकर यहाँ बैठना है और मुझे बीच बीच में टोकना है। ये आप बोल रहे थे, मैंने आपको टोका नहीं था। त्रिवेदी जी आप शांत रहिए, जब आप बोल रहे थे मैंने आपको टोका नहीं था। त्रिवेदी जी शांत रहिए, बोले जी। जब मैं बोल रहा हूँ तो आप चुपचाप रहिए, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। आपने कांग्रेस को इतनी गालियां दी, आपको कांग्रेस को गाली देने का अधिकार नहीं है। ऐसे में आपको कांग्रेस को गाली देने का अधिकार नहीं है। नहीं पांडे जी, आप अनुभवी हैं, इस तरीके के डिबेट में कई तरीके के वार झेल चुके हैं। ये तो होता है, आलोचना अगर हो गई तो आप अपनी बात रखिए, व्यक्तिगत आक्षेप से थोड़ा बचें, मेरा निवेदन। देने का अधिकार नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे विरोधी है, वो चाहे तो बोल सकते हैं हमारे बारे में। बीजेपी प्रवक्ता के बारे में हमारी पार्टी को कोई गाली देगा तो मैं सहन नहीं करूंगा। डालिए ना, हाथ पर प्रकाश डालिए ना। अरे आप तो लेफ्ट कर रहे हैं, चलिए आप तो लेफ्ट कर रहे हैं।
आपने अभी लैप कर दिया था, वापस कैसे आ गए? आप अभी लैप कर दिए थे, वापस कैसे आ गए? आप तो डिबेट छोड़कर चले गए थे, आप वापस कैसे आ गए? नहीं, चलिए पांडे जी, शशिकांत जी भी हमारे सम्माननीय गेस्ट हैं, थोड़ा सम्मान का ध्यान रखते हुए आप अपनी बात पर आइए तो ज्यादा अच्छे से डिबेट हो पाएगी। जी वर्मा जी होशियार है, इंटेलिजेंट है, वो डिबेट कर सकते हैं। सचिन वर्मा जी योग्य हैं, वो अकेले काफी हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और किसी को जरूरत नहीं है। चलिए पांडे जी, अब आप पूछिए, आपका क्या सवाल है? आपको जीतू पटवारी जी आज बुधनी गए, क्या मीडिया को दिखाई नहीं दिया? जीतू पटवारी जी बुधनी गए, क्या शशिकांत त्रिवेदी जी को दिखाई नहीं दिया? हमारी रोज मीटिंग हो रही है, किसी को दिखाई नहीं दिया? अरुण यादव जी, उमंग सिंगार जी बुधनी के प्रभारी हैं, क्या शशिकांत त्रिवेदी जी को ये नहीं पता? गोविंद सिंह, अशोक सिंह विजयपुर के प्रभारी हैं, क्या शशिकांत त्रिवेदी जी को कुछ भी नहीं पता? केवल उन्हें पार्टी को कोसना, ये कुछ अपने नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक लगा देते हैं और होते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनका केवल काम है कांग्रेस जीरो। ठीक है, अभी वो अब डिबेट से हट गए। पांडे जी आप अपनी बात रखिए। जी 99 डबल सीटें आई हैं, मोदी जी 3.5 लाख वोट उनके कम हो चुके हैं। अयोध्या जिसके आधार पर चुनाव लड़ा था, कहते हैं अयोध्या की बात मत करो, मतलब आप अयोध्या का अपमान कर रहे हैं, भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। ये शशिकांत त्रिवेदी जैसे लोगों ने जय श्री राम बोलना तो बंद कर दिया जब से अयोध्या। शशिकांत त्रिवेदी का ध्यान रखेंगे। पांडे जी, सारे पैनलिस्ट हमारे लिए सम्माननीय हैं, वो चले गए हैं, अब डिबेट में नहीं है, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में उनके संबंध में बात ना हो तो ज्यादा अच्छा होगा। आप अपनी बात रखिए। में हम तो जीत चुके हैं, बीना में हम जीत चुके हैं, छिंदवाड़ा में जीत चुके हैं, तो क्यों नहीं हमारी बराबर से वहां फाइट होगी? क्यों नहीं हम वहां जीत सकते हैं? हम ही तो जीते थे वहां, जहां इन 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, या कोई अंतरिक्ष से आया था चुनाव जीतने के लिए? ये तीनों सीटों पर हम जीते थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिताया था, और हमारे कार्यकर्ता फिर से कांग्रेस को जिताएंगे। ठीक है, हम यही समझना चाह रहे थे कि कांग्रेस के पास अभी समय है, चुनाव अभी हो सकता है कि 4-5 महीने के बाद हो, उसके लिए क्या एक्सरसाइज क्या चल रही है? आज दौरा हुआ, आप लोग कैसे कार्यकर्ताओं को एकत्र कर रहे हैं, नया लीडर वहां तैयार करने के बारे में क्या सोचा, ये इस बारे में कांग्रेस क्या कर रही है? अरे ये सब फालतू की बातें, हर पार्टी मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रभारी, ब्लॉक प्रभारी, ये हर पार्टी का काम होता है, ये हर पार्टी को काम करना होता है, और हर पार्टी फील्ड में जाकर करती है, हर पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। जब चुनाव हारते जीतते हैं तो उसके कई कारण होते हैं। बीजेपी, आप लोग कहते थे 400 से ज्यादा जीत रही है, क्यों 240 पर रह गई? क्या कारण रहा? ठीक है, मध्य प्रदेश में ये जीत गए, महाराष्ट्र में क्यों हार गए, यूपी में क्यों हार गए? ये 370 से पार बोलते थे, क्यों 240 पर रह गए? तो हार जीत के कई परिणाम रहते हैं। अब शिवराज सिंह चौहान के बारे में मध्य प्रदेश में किसी को नहीं पता, शिवराज सिंह चौहान विधानसभा का चुनाव क्यों हार गए थे? और उस समय बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर जीती थी जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से चुनाव हार चुके थे। बड़े बड़े नेता हार चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से हार चुके हैं। हारने जीतने के अलग कारण रहते हैं। हमारी पार्टी 24 घंटे काम करती है। जीतू पटवारी जी नरेंद्र मोदी जी से काम ज्यादा करते हैं, 24 घंटे मेहनत करते हैं। ग्वालियर में बीजेपी को, चलिए वर्मा जी बड़े धैर्य से सुन रहे हैं सारी चीजों को, एक ओवरऑल जवाब दे दीजिए, समय भी कम बचा है। वर्मा जी देखिए, मोहन जी, ठीक है, हमारी जो पार्टी है वो कैडर बेस्ड पार्टी है जी। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आज अगर आप गांव में जाएंगे, ग्रामीण इलाकों में अगर जाएंगे, क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अगर जाएंगे, तो सिर्फ आपको वहां पर भाजपा का ही कार्यकर्ता मिलेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नामो निशान नहीं बनेगा। पांडे जी, हो गई आपकी बात, आ गई है, अब सुन लीजिए। जनता को आप गाली देते हैं, कांग्रेस को गाली नहीं देते। आगे आपकी बात आ गई, आपकी बात से सब सहमत है। वर्मा जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो हम, अगर आप गांव में, ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, तो वहां भाजपा का कार्यकर्ता ही आपको मिलेगा। जी जी। और कांग्रेस के बारे में जो जनता में ये कांग्रेस का झूठ जो है वो पूरी तरह व्याप्त हो चुका है कि कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है तो वो लूट मचाती है। तो जो कांग्रेस की लूट का जो एक इन्होंने जो भविष्य में जो पास्ट में इन्होंने जो किया है, तो उस पास्ट को देखते हुए जनता आज कांग्रेस पे किसी भी तरह से विश्वास करने को तैयार नहीं है।
तो ये विश्वास जो पैदा करना है, ये कांग्रेस को करना है कि जनता में उनका विश्वास जो है किस तरह से वो उसको स्थापित करने का प्रयास करते हैं। मगर कांग्रेस उस तरफ जा नहीं रही है। कांग्रेस जो है वो सिर्फ जो है भाजपा के को क्रिटिसाइज करके और गलत तरीके से कुछ नीतियों को या गलत नैरेटिव खड़े करने की कोशिश करती है। तो उसका जो हानि है वो कांग्रेस को होती जाएगी और कांग्रेस किसी भी तरह जो है जनता में कभी भी स्थापित होने की स्थिति में कभी भी नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। पांडे जी भी इन बातों को समझ रहे हैं कि भाई बीजेपी क्या रणनीति लेकर आ सकती है, और अब कांग्रेस भी समझ चुकी है कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है, और इसीलिए एक मजबूत विपक्ष के रूप में वो इन क्षेत्रों में चुनाव लड़ते हुए हमें दिखेगी। लेकिन कैडर को सभी पार्टियों को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कैडर ही वो ताकत है जो कि जीत की ओर पार्टियों को लेकर जाता है। इसी फाइनल नोट पर आज चर्चा को खत्म करते हैं। हमारे साथ सचिन के वर्मा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर राम पांडे जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और शशिकांत द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।